डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री की क्लास में हमारे में जो चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री, इस चैप्टर में उत्प्रेरण के प्रकार पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको उत्प्रेरक और उत्प्रेरण बताया था और उत्प्रेरकों के प्रकार बताए थे। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले पदार्थों के बारे में बताया था। इस क्लास में हम उत्प्रेरण क्या होता है, किसी उत्प्रेरक द्वारा रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की परिघटना या प्रक्रिया। तो इसमें अपन उत्प्रेरण के प्रकार पढ़ेंगे कि उत्प्रेरण कितने प्रकार का होता है। उत्प्रेरण को भौतिक अवस्था के आधार पर, क्रियाकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। इसे बांटा, उत्प्रेरण के जो प्रकार है वो किस आधार पर है? क्रियाकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण दो प्रकार का होता है। दो भागों में बांटा गया है इसे। उत्प्रेरण की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला है समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण, होमोजीनियस कैटेलाइजेशन, इसे बोलते हैं होमोजीनियस कैटेलाइजेशन। समांगी सारे पदार्थ जो समान भौतिक अवस्था में हो। सारे पदार्थ से मतलब है जब रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित क्रियाकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था समान हो तो उसे उत्प्रेरण को हम बोलते हैं समांगी उत्प्रेरण। और जो उत्प्रेरक रहता है वो समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित क्रियाकारक उत्पाद व उत्प्रेरक समान भौतिक अवस्था में हो तो उसे क्या कहते हैं? समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखो, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है SO2, इसकी क्रिया हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या है? गैस है। क्रियाकारक भी गैस है, उत्पाद भी गैस है और इसमें जो उत्प्रेरक काम में लिया जाता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये भी क्या है? गैस। तो जिस अभिक्रिया में क्रियाकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में उपस्थित हों, एक ही भौतिक अवस्था में उपस्थित हों, उस अभिक्रिया को या उस उत्प्रेरण को अपन क्या बोलते हैं? समांगी उत्प्रेरण, होमोजीनियस कैटेलाइजेशन। अब इसकी क्रियाविधि के बारे में देखते हैं कि ये समांगी उत्प्रेरण जो किस प्रकार से संपन्न होता है। अगर इसकी क्रियाविधि देखी जाए तो देखिए यहां पर क्या होता है
कि जो आपका उत्प्रेरक है ये किसी एक क्रिया कारक के साथ जुड़कर माध्यमिक यौगिक बनाता है। किसी एक क्रिया कारक के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? माध्यमिक यौगिक बनाता है। और वो माध्यमिक यौगिक अस्थायी होता है, वो दूसरे क्रिया कारक के साथ क्रिया करके तुरंत उत्पाद में बदल जाता है और उत्प्रेरक हमको पुनः मिल जाता है, उत्प्रेरक प्राप्त हो जाता है। जैसे देखो एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए A प्लस बी क्रिया कर रहे हैं और ये ए बी बना रहे हैं, ठीक है ना भाई? A प्लस बी ने क्रिया करी और ये क्या बना रहे? ए बी। ये अभिक्रिया बिना उत्प्रेरक के जब होती है तो बहुत मंद गति से होती है, धीमी गति से, मंद गति से। अब इसी अभिक्रिया में मैं कोई X उत्प्रेरक डाल देता हूं। क्या डाल देता हूं? X उत्प्रेरक। तो ये X उत्प्रेरक क्या करेगा? किसी एक क्रिया कारक जैसे A के साथ क्रिया करें, A प्लस एक्स इज गिव टू AX। ये जो यौगिक प्राप्त हुआ है इसे बोलते हैं अपन मध्यवर्ती यौगिक। मध्यवर्ती यौगिक, ये जो यौगिक पड़ा है इसको क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती यौगिक। ये अस्थायी होता है और ये अस्थायी मध्यवर्ती यौगिक तुरंत क्या करता है? दूसरे क्रिया कारक के साथ क्रिया करता है और ए बी मिल जाता है और एक्स हमको वापस से प्राप्त हो जाता है। ये उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक लास्ट में यूं ही मिल गया, ये आपको उत्पाद हो गया। और ये दोनों जो क्रियाएं होती हैं बहुत तीव्र गति से होती है, तीव्र गति से। ये अभिक्रियाएं कैसे होती हैं? तीव्र गति से होती है। तो ये इसकी क्रिया विधि है। क्या है इसमें? कि उत्प्रेरक किसी एक क्रिया कारक के साथ जुड़ता है और मध्यवर्ती यौगिक बनाता है। ये मध्यवर्ती यौगिक दूसरे क्रिया कारक के साथ क्रिया करके उत्पाद में बदल जाता है और उत्प्रेरक हमको वापस मिल जाता है। और ये अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रियाएं जो कैसे होती हैं? तीव्र गति से होती है। जैसे इस अभिक्रिया को अगर हम समझें, इस वाले उदाहरण को मैं देखूं तो ये कैसे हो रहा है? देखो, जब SO2 प्लस O2 की क्रिया कराते हैं, सॉरी यहाँ पे अपन ने संतुलित नहीं किया है, या 3 है या 4 है, तो ये 2SO2 कर दो, ये 2SO3। तो ये अभिक्रिया मंद गति से होती है। जब अपन कैसे करा रहे हैं? बिना नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के उत्प्रेरक के डाल देना। जैसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड उत्प्रेरक डालता हूं मैं, NO क्या है? उत्प्रेरक। NO क्या है आपका? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड उत्प्रेरक है। इसकी उपस्थिति में क्या होता है? पहले तो जो आपका ये NO है उत्प्रेरक, ये एक क्रिया कारक ऑक्सीजन से क्रिया करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन से क्रिया करता है, एक ऑक्सीजन से, और किस में बदल जाता है? NO2 में। ये आपका मध्यवर्ती या माध्यमिक यौगिक बन गया, मध्यवर्ती यौगिक। अब जो SO2 है ये तुरंत इस NO2 से क्रिया करती है। SO2 है जो NO2 से क्रिया करती है, तो इससे एक ऑक्सीजन ले लेती है, ये तो बदल जाती है SO3 में, और आपका उत्प्रेरक आपको यूं के यूं मिल गया, तो उत्पाद। और ये दोनों पद हैं जो ये तीव्र गति से होते हैं। तो ये आपके समांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि का क्या है? समांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि है। आगे ये समझ में कि समांगी उत्प्रेरण होता क्या है? जब रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित क्रियाकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक एक समान भौतिक अवस्था में हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समांगी उत्प्रेरण। और इस प्रकार का उत्प्रेरक कहलाता है समांगी उत्प्रेरक। एग्जाम्पल देखो, तीनों की भौतिक अवस्था क्या है? समान है। यह होता कैसे संपन्न है? कि उत्प्रेरक है जो किसी एक क्रिया कारक के साथ क्रिया कर या उसके साथ जुड़कर मध्यवर्ती यौगिक बनाता है,
और वो मध्यवर्ती यौगिक है जो दूसरे क्रियाकारक के साथ जुड़ के उत्पाद में बदल जाता है, ठीक है ना, और उत्प्रेरक हमको लास्ट में पुनः प्राप्त हो जाता है। ये अभिक्रिया इस प्रकार से संपन्न हुई है। ये आपके समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखते हैं इसके समांगी उत्प्रेरण की विधि क्रियाविधि है जो इसकी कमियां, क्या क्या कमी है। समांगी उत्प्रेरण की कमियां। समांगी उत्प्रेरण की कमियां। देखो सबसे पहली कमी तो क्या है, जो समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि के द्वारा हम विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या नहीं कर सकते। जो उत्प्रेरण का दूसरा प्रकार है विषमांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या हम नहीं कर सकते। तो पहला तो यही हो गया, विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या नहीं करता। इसके द्वारा विषमांगी उत्प्रेरण को नहीं समझा सकते। ठीक है भाई, पहले तो ये हो गई विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या ये नहीं कर पाता। विषमांगी उत्प्रेरण में आपका उत्प्रेरक अलग भौतिक अवस्था में होता है और क्रियाकारक की भौतिक अवस्था अलग होती है। दूसरी चीज मैंने आपको कल बताया था, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले दो पदार्थ होते हैं, एक तो उत्प्रेरक वर्धक और एक उत्प्रेरक विष। तो इसके द्वारा हम उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष की क्रियाविधि को भी नहीं समझा सकते। उत्प्रेरक वर्धक व उत्प्रेरक विष की क्रियाविधि को नहीं समझा पाते। तीसरा, इसके द्वारा सक्रिय केंद्रों का महत्व का भी पता नहीं लगता। इसमें कहीं सक्रिय केंद्रों के बारे में भी नहीं है, सक्रिय केंद्रों का महत्व इसका भी पता नहीं लगता। तो इन तीनों की व्याख्या करने में ये क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। तो ये समांगी उत्प्रेरण की क्या हो गई, कमियां हो गई। नोट कर लीजिए। बता लिया भाई। अब देखिए उत्प्रेरण का दूसरा प्रकार, उत्प्रेरण का दूसरा प्रकार है विषमांगी उत्प्रेरण। दूसरा प्रकार क्या है, विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण हेट्रोजीनियस कैटेलाइजेशन। विषमांगी उत्प्रेरण क्या है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित क्रियाकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अलग अलग होती है, एक समान नहीं होती, तो उस अभिक्रिया को विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। और ऐसा उत्प्रेरक क्या कहलाता है, विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल अपन ने देखा था, नाइट्रोजन क्या है, गैस, हाइड्रोजन भी क्या है, गैस, और दोनों क्रिया करके क्या बनाते हैं, अमोनिया, ये भी क्या है, गैस। संतुलित कर लो इसको, 3H2 और ये 2NH3।
इस अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक यूज में लिया जाता है वो आयरन चूर्ण है, आयरन लोहा। आयरन किसमें होता है? सॉलिड अवस्था में। तो देखो क्रियाकारकों की भौतिक अवस्था तो क्या है? गैस। और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था क्या है? ठोस। तो अलग अलग भौतिक अवस्था में तो वह रासायनिक अभिक्रिया जब रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित क्रियाकारक व उत्पाद क्रियाकारक व उत्पाद अलग अलग क्रियाकारक व उत्प्रेरक आएगा उत्पाद में। क्रियाकारक व उत्प्रेरक अलग अलग भौतिक अवस्था में उपस्थित हों तो उसे विस्मांगी उत्प्रेरण कहते हैं। विस्मांगी उत्प्रेरण कहते हैं। और इस उत्प्रेरक को बोलते हैं विस्मांगी उत्प्रेरक। वह उत्प्रेरक को विस्मांगी उत्प्रेरक कहते हैं। विस्मांगी उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है भाई, ये आपकी क्या हो गई? विस्मांगी उत्प्रेरण की डेफिनेशन हो गई कि जब रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित क्रियाकारक व उत्प्रेरक अलग अलग भौतिक अवस्था में उपस्थित हो तो उस अभिक्रिया को विस्मांगी उत्प्रेरण कहते हैं। वह उत्प्रेरक को विस्मांगी उत्प्रेरक कहते हैं। अब इसकी क्रियाविधि देखते हैं, विस्मांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि। विस्मांगी उत्प्रेरण में देखो आपका ठोस है, उत्प्रेरक क्या है? ठोस। ठोस है तो ये ठोस उत्प्रेरक को अपन दर्शा रहे हैं। ये तो इसका बल्क पार्ट है, ये मुक्त संयोजकता है, सरफेस वाला पार्ट है। ये आपका क्या है? उत्प्रेरक। इस उत्प्रेरक की ए और बी से ए और बी आपकी क्रियाकारक है। ए बी क्या है? क्रियाकारक। अब देखो उत्प्रेरक की ये मुक्त संयोजकता है। उत्प्रेरक की ये क्या है? मुक्त संयोजकता है। ठोस है ना, और ये क्या है? गैस। तो ठोस की सतह पर गैस का क्या होगा? अधिशोषण। तो अधिशोषण की क्रिया के कारण ये इनकी मुक्त संयोजकताओं पर जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ जाएंगे? इस तरह से। यहां पर जैसे ये इस पर तो ए अधिशोषित हो गया, दुर्बल होता ए, और यहां पर क्या अधिशोषित हो गया? बी। यहां पर क्या हो गया? आपका अधिशोषण हो गया और एक सक्रियत संकुल बन गया। क्या बनाए? क्रियाकारक उत्प्रेरक से मिलकर क्या बनाए? सक्रियत संकुल। सक्रियत संकुल। एक तरह से इनको एक सरफेस उपलब्ध हो गई क्रिया करने के लिए, इनको एक सतह मिल गई, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ए और बी के बीच बंध बनेगा। जैसे ही ए और बी के बीच बंध बनेगा तो इसकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है इन अणुओं की। तो इनका अब क्या होगा? जैसे ही ए बी बनेगा तो इनका यहां से विशोषण होगा, ये हटेंगे। तो यहां पर तो क्या कौन सा प्रोसेस हुआ है? अधिशोषण। अधिशोषण के फलस्वरूप तो अपन को क्या मिल गया? क्रियाकारक उत्प्रेरक का सक्रियत संकुल मिल गया, अधिशोषण। और अब आगे क्या होगा? जैसे ये उत्पाद में बदलेगा, इनके बीच बॉन्ड बनेगा, यहां पर क्या बनेगा? बंध बनेगा। तो इस अणु की संरचना बदल जाएगी, तो अधिशोषण की बजाय क्या हो जाएगा? विशोषण। यहां से ये बंध टूट जाएंगे। तो आपको उत्प्रेरक तो देखो ऐसे कैसे मिल जाएगा, ये आपका उत्प्रेरक मिल गया और ए बी यौगिक प्राप्त हो गया। ए बी, ये आपका उत्पाद मिल गया।
और यहां पर कौन सा प्रोसेस हुआ है? ये विशोषण। हो विशोषण, ये कौन सा प्रोसेस है? विशोषण। तो देखो अधिशोषण के फलस्वरूप तो सक्रियत संकुल बनता है, और सक्रियत संकुल बनने के साथ वो अपघटित होता है, तो हमको उत्पाद मिल जाता है विशोषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप। तो ये इसकी क्या है? मैकेनिज्म है कि ठोस उत्प्रेरक के पृष्ठ पर उपस्थित मुक्त संयोजकताओं के कारण क्रियाकारक के अणुओं का अधिशोषण हो जाता है। उत्प्रेरक के पृष्ठ पे क्या हो जाता है? अधिशोषण। ये इससे जुड़ने लग जाते हैं, ये ऐसे अधिशोषण होता है। फिर ये क्या बना देते हैं? सक्रियत संकुल का निर्माण कर देते हैं। ए बी के बीच बंध बनने लग जाता है जब ये पास पास आते हैं। जैसे ए बी अणु बनेगा तो इसका क्या हो जाता है? विशोषण, क्योंकि संरचना में परिवर्तन हो गया। तो ये इसकी क्या हो गई? क्रियाविधि। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। यहाँ पे ये याद रखना अधिशोषण। इसलिए देखो, मैंने जब सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन दिखाई थी तो उसमें मैंने क्या कहा था? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृष्ठीय गुणों तथा पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं जैसे अधिशोषण, विस्मांगी उत्प्रेरण व कोलाइड का अध्ययन किया जाता है। तो विस्मांगी उत्प्रेरण में अधिशोषण ही हो रहा है, ये अधिशोषण का ही पार्ट है, सरफेस केमिस्ट्री का ही पार्ट है। ये सतह पर हो रही क्रिया, उत्प्रेरक के पृष्ठ पर जुड़ रहे क्रियाकारक के अणु। ठीक है ना? अब देखते हैं कि विस्मांगी उत्प्रेरण के द्वारा, विस्मांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि के द्वारा अपन उत्प्रेरण के कौन कौन से बिंदुओं की व्याख्या कर सकते हैं। विस्मांगी उत्प्रेरण द्वारा उत्प्रेरण के निम्न बिंदुओं की व्याख्या होती है। निम्न बिंदुओं की व्याख्या की जाती है। देखो एक एक को देखेंगे। सबसे पहला, यहां पर क्या हो रहा है? उत्प्रेरक के पृष्ठ पर मुक्त संयोजकताओं पर क्रियाकारक के अणुओं का अधिशोषण हो रहा है, सक्रियत संकुल बन रहा है, क्रियाकारक के अणुओं के मध्य बंध बन रहा है, और फिर जैसे ही उत्पाद बना तो वो विशोषण हो गया। तो बार बार क्रियाकारक के जैसे विशोषण हुआ तो हमको तो उत्प्रेरक वैसा का वैसा मिल गया ना, उत्प्रेरक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो अब यही अणु, उत्प्रेरक का यही अणु दूसरे क्रियाकारक के अणुओं के लिए उपलब्ध हो जाएगा। दोबारा ए बी यहाँ के जुड़ जाएंगे, दोबारा उत्पाद बन जाएगा। तो यह प्रक्रिया बार बार चलती है, बार बार अधिशोषण और विशोषण होता है। इसी कारण उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही अभिक्रिया के लिए पर्याप्त होती है। हम उत्प्रेरक की बहुत कम मात्रा मिलाते हैं, क्योंकि उत्प्रेरक का एक अणु ही लगभग 1,00,000 क्रियाकारक के अणुओं को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखता है। मतलब एक अणु पर बार बार आके अधिशोषित होंगे, विशोषित होंगे, अधिशोषित हुए उत्पाद में बदले, विशोषित हो गए, फिर दूसरे अणु आएंगे, अधिशोषित होंगे, उत्पाद में बदले, विशोषित हो जाएंगे। तो उत्प्रेरक पर बार बार अधिशोषण व विशोषण होता है, अतः इसकी सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है। अतः उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है, क्योंकि बार बार क्या हो रहा है? अधिशोषण और विशोषण। उत्प्रेरक तो हमको वापस मिल जाता है ना, यहाँ पर विशोषण होता है, ये उत्प्रेरक के जो अपन को वापस मिल गया।
फिर ये दूसरे अणुओं को उत्प्रेरित करने के काम आएगा, दूसरे अणुओं का अधिशोषण होगा इस पर। दूसरा पॉइंट क्या है कि उत्प्रेरक पर अधिशोषण और विशोषण होने के कारण उत्प्रेरक के संगठन व द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उत्प्रेरक विशोषण के फलस्वरूप उत्प्रेरक की सतह जो अपरिवर्तित रहती है, अतः इसके द्रव्यमान और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। विशोषण के कारण उत्प्रेरक की सतह अपरिवर्तित रहती है, अतः इसके द्रव्यमान व संगठन भी परिवर्तित नहीं होता। ये दूसरा पॉइंट निकल आया, नहीं होता। हमने पढ़ा है ना, मैंने उत्प्रेरक की डेफिनेशन लिखा है, इसमें लिखा था कि उत्प्रेरक है जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहता है। स्वयं क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। तो अपरिवर्तित क्यों रहता है? क्योंकि एक बार अधिशोषण हुआ, फिर विशोषण हो गया, तो हट गए अणु वहां से, तो उत्प्रेरक का पृष्ठ तो अपरिवर्तित रहना है, ऐसा का ऐसा प्राप्त हो गया हमको जैसा पहले था। इस कारण से इसके द्रव्यमान और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो हमने पढ़ा है कि अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। जब उत्प्रेरक के पृष्ठ पर क्रियाकारक के अणुओं का अधिशोषण होगा तो ऊर्जा निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। वो ऊर्जा क्या करती है? इन अभिक्रिया के लिए आवश्यक सक्रिय ऊर्जा की पूर्ति कर देती है। अतः उत्पन्न ऊष्मा अभिक्रिया के लिए आवश्यक सक्रियण ऊर्जा की पूर्ति कर देती है। सक्रियण ऊर्जा की पूर्ति कर देती है, और इसलिए अभिक्रिया क्या हो जाती है? जल्दी हो जाती है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि अधिशोषण के प्रक्रम में जो ऊर्जा मुक्त हुई वो ही क्रियाकारक के अणुओं की सक्रिय ऊर्जा की क्या कर देती है? पूर्ति कर देती है। इस वजह से अभिक्रिया तेजी से होने लग जाती है। तो ये तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। 3 पॉइंट क्लियर हो गए उत्प्रेरण के। किसके द्वारा? विषमांगी उत्प्रेरण के द्वारा। चौथा पॉइंट, जो उत्प्रेरक विष होते हैं, देखो उत्प्रेरक विष उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करते हैं। कल मैंने बताया था कि उत्प्रेरक विष उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। अब उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो गई तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किस प्रकार से कम करते हैं उत्प्रेरक विष? वो क्या करेंगे? उत्प्रेरक विष इस प्रकार से अधिशोषित होते हैं कि इसकी मुक्त संयोजकताओं में कमी आ जाती है। आप जैसे हमने आयरन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड मिलाई, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के अणु इन मुक्त संयोजकताओं पर जुड़ जाएंगी। यहां अब इन मुक्त संयोजकताओं पर जुड़ गए तो AB को तो अधिशोषित होने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। अब AB को अधिशोषित होने के लिए जगह नहीं मिलेगी, मुक्त संयोजकताओं में कमी आ गई, तो इसकी क्रियाशीलता कम हो गई, तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये बेचारे इधर आके जुड़ेंगे, या जगह कम मिलेगी तो कम अणु उत्प्रेरित हो पाएंगे। तो उत्प्रेरक विष क्या करते हैं? उत्प्रेरक विष उत्प्रेरक के पृष्ठ पर इस प्रकार अधिशोषित होते हैं कि उत्प्रेरक की मुक्त संयोजकताओं में कमी आ जाती है, जिसके कारण क्रियाकारक अणु उस पर अधिशोषित नहीं हो पाते। ये आपका क्या हो गया? चौथा पॉइंट क्लियर हो गया कि उत्प्रेरक विष किस प्रकार से कार्य करते हैं। 5, उत्प्रेरक जो वर्धक होते हैं, उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक के पृष्ठ पर इस प्रकार से अधिशोषित होते हैं कि उसकी मुक्त संयोजकताओं में वृद्धि हो जाती है। वो उत्प्रेरक के पृष्ठ पर मुक्त संयोजकताएं उपलब्ध कराते हैं। अब मुक्त संयोजकताओं में वृद्धि हो गई तो ज्यादा से ज्यादा क्रियाकारक के अणु वहां अधिशोषित होंगे और उत्पाद में बदलेंगे, अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा?
बढ़ जाएगा। तो ये आपका 5वां पॉइंट भी हो गया। उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक विष तो क्या करता है, मुक्त संयोजकताओं में कमी करता है, मुक्त संयोजकताओं को में कमी। और जो उत्प्रेरक वर्धक है वो क्या करता है, मुक्त संयोजकताओं में वृद्धि करता है, मुक्त संयोजकताओं में वृद्धि। और दोनों इस प्रकार से अधिशोषित होते हैं कि वो तो मुक्त संयोजकताओं में कमी करता है, ये मुक्त संयोजकताओं में वृद्धि करता है, जिससे अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये आपके आज उत्प्रेरण के दोनों प्रकार मैंने बता दिए, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण के मैकेनिज्म भी बता दिए, उसमें मध्यवर्ती यौगिक बनता है, उसकी कमियां भी बता दी। वो विषमांगी उत्प्रेरण या उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक वर्धक की व्याख्या नहीं कर पाता। विषमांगी उत्प्रेरण भी बता दिया कि जब क्रियाकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था क्या हो, अलग अलग हो, किस प्रकार से होता है ये बता दिया। पहले अधिशोषण होता है, सक्रिय संकुल बनता है, फिर उत्पाद बनते ही वो उसका विशोषण हो जाता है और हमको उत्प्रेरक युग्मयुग्म प्राप्त हो जाता है। उसके द्वारा निम्न बिंदुओं की उत्प्रेरण की जो प्रक्रिया है उसको भी समझा दिया गया कि उत्प्रेरक पर बार बार अधिशोषण और विशोषण होता है, इस कारण से उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही आवश्यक होती है। विशोषण के कारण उत्प्रेरक की सतह अपरिवर्तित रहती है, अतः इसके द्रव्यमान और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अधिशोषण में ऊर्जा मुक्त होती है और वो ऊर्जा ही सक्रियण ऊर्जा की क्या कर देती है, पूर्ति कर देती है, इसलिए अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। उत्प्रेरक विष का अधिशोषण इस प्रकार से होता है कि मुक्त संयोजकताओं में कमी आ जाती है, उत्प्रेरक की जो मुक्त संयोजकता है उनमें कमी आ जाती है, इस वजह से उत्प्रेरक विष जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देता है। और उत्प्रेरक वर्धक इस प्रकार से अधिशोषित होते हैं कि उत्प्रेरक की मुक्त संयोजकताओं में वृद्धि हो जाती है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा क्रियाकारक के अणुओं को उत्प्रेरित करता है और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ये आपके उत्प्रेरण की मैकेनिज्म हो गई, दोनों प्रकार हो गए और उनकी मैकेनिज्म हो गई। अगली क्लास में हम एंजाइम देखेंगे, एंजाइमों को पढ़ेंगे, एंजाइम क्या होते हैं, उनके उदाहरण देखेंगे, उनके गुण देखेंगे और एंजाइम की क्रिया विधि देखेंगे, एंजाइम किस प्रकार से क्रिया करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।